हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का व्यवसायिक प्रबंध बिजनेस मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, प्रश्न है समन्वय प्रबंध का सार है। चर्चा करें इनके समन्वय जो है वह प्रबंध का सार है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। तो इसका आंसर है समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कह रहा है बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। कहने का मतलब है अस्त व्यस्त व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोना और संस्था का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का सार है जो कर्म के विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है। समन्वय ही जो है ना वह जो उपक्रम है किसी संस्था के विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बैठाए रखता है और उसमें आपस में झगड़े विवाद उत्पन्न नहीं होने देता है। जैसे कि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है। तो ये 5 फंक्शन है, ये बिना कोऑर्डिनेशन के रन नहीं कर सकते हैं। ये पांचों फंक्शन को चलाने के लिए संस्था में कोऑर्डिनेशन को हेल्प लेना ही पड़ता है। कोऑर्डिनेशन संस्था में नहीं अपितु हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सब समन्वय ही जो है ना वह जितने भी प्रबंध की क्रियाएं हैं उन सभी के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करती है। अतः समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में एकता अथवा तालमेल बनाए रखने से तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समन्वय है उस संस्था का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो उसका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए उसके जो संस्था के अंदर बहुत सारे जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उन सभी के बीच एकता बनाए रखना और सभी के बीच तालमेल बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। इनकी समन्वय से ही जो लोग हैं वह एक टीम में होकर काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, एकता में होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग हैं वह अपना अपना डिपार्टमेंट को सिर्फ संभाल रहे हैं और मतलब अपने अपना सिर्फ पर्सनल गोल को ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गोल कर देखते हुए मतलब अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े उपप्रकाशक के प्रेस में अनेक विभाग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए, एक बड़े प्रकाशक है उसका प्रेस में अनेक विभाग, अनेक डिपार्टमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए छपाई विभाग, कंपोजिंग विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, जॉब विभाग, बाइंडिंग विभाग, कटिंग विभाग एटसेट्रा। यदि इन विभागों के मध्य पारस्परिक एकता एवं तालमेल ना हो तो प्रेस का कार्य एक दिन भी सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। अगर जितने भी डिपार्टमेंट है इनमें भी अगर तालमेल नहीं हो, एकता नहीं हो, तो जो प्रेस का कार्य जो एक दिन सक्सेसफुली हो आता है वो नहीं चल पाएगा, एक दिन भी नहीं चल पाएगा तालमेल अगर नहीं होगा तो। अतः समन्वय से ही पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती है। उसमें सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है आपसी लोगों में, तथा संबंधित व्यावसायिक उपक्रम का सफल संचालन संभव होता है। और व्यावसायिक उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन भी संभव हो पाता है सिर्फ समन्वय की वजह से। समन्वय की आवश्यकता केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर होती है। कहने का मतलब जो समन्वय का आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ व्यवसाय की क्रिया में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर सभी क्रियाओं में होती है। समन्वय जो है ना वह व्यवसाय में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि अलग अलग स्थानों पर भी समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों में हो, चाहे वो घर में हो, फैमिली बैकग्राउंड में हो। जैसे कि मेन उसका हेड होता है, जो माता पिता होते हैं और बच्चे लोग होते हैं और उनका वो बात नहीं मानते तो घर बिखर जाता है। उसी प्रकार जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के परिणाम स्वरूप समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य माना जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि समन्वय जो है वह प्रबंध का एक कार्य ही है, जो कि सभी कार्यों का मेन ये है, सार है। अगर समन्वय नहीं होगा तो जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के अंतर्गत वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। समन्वय ही है जो उनमें तालमेल बैठा कर रखता है और जो सफलतापूर्वक व्यवसाय का संचालन करता है और जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प भी करता है। समन्वय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने समन्वय की विभिन्न परिभाषाएं दी है। उनमें से कुछ परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। यहाँ है फर्स्ट है मूने तथा रेले।
मूने रेले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों को सुव्यवस्थित करने से समन्वय कहते हैं। यानी कि जितनी भी संस्था को उद्देश्य को पूर्ति करने के जितनी भी क्रियाएं हैं उनके मध्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट उनमें एकता बनाए रखना और तालमेल बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है। दूसरा है कुंटस तथा ओ डोलेन के अंतर्गत के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है जो कि निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है जो कि व्यक्तिगत प्रयत्नों के बीच यानी व्यक्तिगत प्रयासों के बीच तालमेल अर्थात समन्वय स्थापित करता है। थर्ड है हेनरी फ्यूल के अनुसार समन्वय किसी संस्था की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। निष्कर्ष है कि उपयुक्त परिभाषा समन्वय की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समन्वय किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता स्थापित करने की प्रक्रिया है और यह प्रबंध का केवल एक कार्य मात्र ही नहीं अपितु सार भी है। मतलब एक कार्य नहीं है अपितु सार भी है, कार्य भी है और सार भी। समन्वय के लक्षण विस्तार निम्नलिखित है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय के प्रमुख निम्नलिखित विस्तार है। फर्स्ट है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। कहने का मतलब समन्वय जो है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलते रहते, वो कभी स्टॉप नहीं होती है। किसी भी व्यवसायिक संस्था या किसी भी फील्ड में या किसी भी प्लेस पर समन्वय का काम हमेशा चलता रहता है क्योंकि संस्था में हमेशा तालमेल बैठाए रखने की आवश्यकता होती है। हमेशा उसमें सामंजस्य स्थापना करने की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड है समन्वय स्थापित करना प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का है। यानी कि जो संस्था के जो मैनेजर होते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या है, समन्वय को स्थापित करना। थर्ड है समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी समन्वय का स्थापित करने का मेन जो पर्पस होता है वह संस्था का जो गोल है उसको अचीव करना होता है। 4 है यह प्रबंध का सार है। 4 है यह प्रबंध का सार है। कहने का मतलब है कि प्रबंध का सार इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए प्रबंध का जितने भी फंक्शन है, जितने भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाते हैं संस्था के अंतर्गत, तो उनमें तालमेल, उनमें झगड़े झंझट ना हो, उनमें वाद विवाद ना उत्पन्न हो। तो इसी कारण जो समन्वय ही है जो उनमें तालमेल बैठाए रखता है और शांतिपूर्वक अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसी कारण उसको सार कहा गया है, समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। यह 5 है ये संस्था के में अनावश्यक व्यय को रोकता है। यानी कि कहने का मतलब है जो जितने भी मटेरियल यूज किए जाते हैं तो वो उनमें जो अनावश्यक व्यय है उनको भी रोकने का काम कौन करता है, समन्वय। छठा है समन्वय स्थापित करना उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। यानी कि समन्वय को स्थापित करना जो संस्था के जो हेड लेवल के जो मैनेजर है उनका एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको समन्वय स्थापित करे और संस्था के गोल को अचीव करने में अपनी भूमिका निभा सके। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है, इसको मैं इस दौरान में शो की हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके समन्वय क्या है। और आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम के दौरान भी इस डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके और एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ सके। तो ये जो डायग्राम है ये समन्वय का है। जो कहने का मतलब समन्वय जो है वह जितने भी प्रबंध के जो कार्य हैं, फर्स्ट यहाँ से प्लानिंग है, नियोजन, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, संगठन, थर्ड है नियुक्तिकरण स्टाफिंग और डायरेक्टिव निर्देशन और फिर से नियुक्तिकरण, दो शो हो गया नियुक्तिकरण, यहाँ पर नियंत्रण होगा, यहाँ पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग, ठीक है, यहाँ कंट्रोलिंग। तो ये पांचों जो फंक्शन है इसका जो मेन है वो समन्वय की वजह से ही पांचों सक्सेसफुली रन कर पाएंगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में। अगर ये पांचों नहीं हो, अगर समन्वय नहीं होगा तो ये पांचों का इसके बिना नहीं अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाएंगे और इनके बिना इसका अर्थहीन होगा। समन्वय के बिना ये सब अर्थहीन हो जाएंगे क्योंकि आपस में आपसी विवाद और आपसी झगड़े बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से जो संस्था का जो गोल है वो अचीव नहीं किया जा सकेगा। और किसी भी संस्था का जो स्थापना होती है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती है। तो इसी कारण समन्वय जो है वो किसी संस्था को गोल को अचीव करने में विभिन्न डिपार्टमेंट और विभिन्न क्रियाओं के बीच और विभिन्न लोगों के बीच तालमेल बैठाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। तो आई होप आप लोग एग्जाम के दौरान इसको भी मेंशन करके आएगा ताकि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सके। और मेरा भी इतना अच्छा से इसको बनाने में मेहनत लगा है तो मेरा मेहनत भी सफल हो सके। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
फिर है समन्वय की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। ये आवश्यकता जो है, रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट है, ये तीनों जो है वो एक ही टॉपिक है। तो आप लोग एग्जाम के दौरान कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हाँ मतलब ये है तो किसका लिखें, मतलब तीनों एक ही चीज़ है। आप लोग को बस कोई भी आए तो लिख देना मतलब एक के बारे में, तो मतलब हो जाएगा। नीड, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय करने से क्या क्या लाभ होंगे, संस्था को क्या क्या बेनिफिट होंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हम समन्वय के महत्व पर विचार करते हैं तो हमें प्रबंध विद्वान कुंटस और ओ डोलेन निम्नलिखित शब्द अन्यास की ही याद हो जाती है। कुंटस और ओ डोनेल बहुत बहुत ही नामी मतलब विद्वान थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, बिजनेस स्टडीज में सब्जेक्ट में इनका नाम बहुत बार मेंशन हुआ है। मुने रेले का भी हुआ है, फिर से हेनरी फ्योल का हुआ है, और बहुत सारे वैज्ञानिक विद्वान का नाम मेंशन हुआ है। तो समन्वय प्रबंध का केवल एक कार्य ही नहीं अपितु प्रबंध का सार भी है। वस्तुतः स्थिति भी है यही, चाहे हम व्यवसाय के क्षेत्र में ही हो या प्रशासन के क्षेत्र में हो, खेल के मैदान के में हो या किसी क्लब में हो, सभी स्थानों पर समन्वय का अपना बोलबाला दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जो समन्वय है वह हर एक फील्ड में, हर एक प्लेस पर, हर एक प्रशासन के फील्ड में, क्लब में, मैदान में, सब जगह मतलब ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समन्वय के अंतर्गत ही कोई भी संस्था, कोई भी मतलब कोई भी गोल जो है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा गोल को सक्सेसफुली अचीव करना बहुत ईजी हो सकता है समन्वय की वजह से। अगर समन्वय नहीं होगा तो कोई भी संस्था का गोल जो है वो अच्छी तरह से अचीव नहीं किया जा सकेगा, मतलब सक्सेसफुली संस्था रन नहीं कर पाएगी मार्केट में। तो समन्वय ही है जो कि सभी कार्यों को ताल में बिठाकर अच्छी तरह से कार्य करवाती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल के खेल के मैदान में जीतने वाले टीम के लिए खिलाड़ियों के मध्य थोड़ा सा भी समन्वय भंग होने जाने पर जीत हार में परिवर्तित हो सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर फुटबॉल का जो मैदान है उसमें जितने भी खिलाड़ी है जो टीम के थ्रू वो खेल रहे हैं, और वो हल्का से भी अगर अपना समन्वय, अपना तालमेल भंग करते हैं तो उनका जो जीत जो है वो हार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में उत्पादक के विभिन्न साधनों में भी समन्वय न रहने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। समन्वय के महत्व अथवा लाभ प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित है। फर्स्ट है आदेशों और निर्देशों में एकता, यानी कि जो आदेशों और निर्देश जो मैनेजर द्वारा इंस्ट्रक्ट और ऑर्डर दिया जाता है उनमें भी एकता पाया जाता है समन्वय के दौरान। आदेशों और निर्देशों की एकता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भी सिद्धांत है, किंतु इस सिद्धांत का पालन तभी किया जा सकता है जब उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रबंध के जो 3 लेवल का ये स्तर है, 3 स्तर होते हैं ना। फर्स्ट है हायर लेवल मैनेजमेंट, फिर से लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, और फिर से लोअर लेवल। 3 लेवल का मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तीनों स्तरों में समन्वय की आवश्यकता होती है, और तीनों स्तरों में पता होता है कि किसको कौन कौन सा राइट्स दिया गया, किसको कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इनके सभी को सही रूप से स्पष्ट होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आदेश निर्देश एक ही अधिकारियों से प्राप्त हो। ऐसा करने से आदेशों निर्देशों तथा प्रयासों को दोहरापन समाप्त हो जाता है। फिर है दूसरा है विविधता में एकता। एक संस्था में विभिन्न जाति, धर्म, प्रदेश तथा भाषा बोलने वाले एवं विचार धारा वाले व्यक्ति विभिन्न किस्म के कार्यों का निष्पादन करते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य समान होता है। कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे पर्सनल वर्कर्स और बहुत सारे सब ऑर्डिनेट कार्य कर रहे होते हैं। तो वो जो होते हैं वो अलग अलग जाति से रिलेट करते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, मतलब भाषा बोलने वाले होते हैं, और अलग अलग प्लेस से आते हैं। तो उन सभी का मतलब जो कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, फिर भी उनका जो गोल है वो समान ही रहता है। तो उन सभी के बीच एकता लाना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए समन्वय ही है जो उन सभी के बीच एकता प्रदान करती है। इन सभी के कार्य करने का तरीका एवं मस्तिष्क अलग अलग होता है। समन्वय के कारण ही विविधताओं के होते ही भी विविधताओं के होते हुए भी लोगों में टीम भावना पैदा की जा सकती है। कहने का मतलब समन्वय के कारण ही जितने विविधता पाते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड के अंतर्गत, तो वो लोग टीम के रूप में मतलब काम कर सकते हैं समन्वय के द्वारा। थर्ड है कुल उपलब्धि में वृद्धि। यदि यह मान लिया जाए कि एक समूह में पर्याप्त समानता है और उसके 10 समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, किंतु फिर भी सामूहिक प्रयत्नों के उद्देश्य से समन्वय की नितांत आवश्यकता होती है। हमारी सम्मति के में सामूहिक प्रयत्नों की उपलब्धियां व्यक्तिगत समूह की उपलब्धियों से कई अधिक होगी। यही नहीं, समन्वय द्वारा प्रत्येक प्रयत्न की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है तथा उनके दोहरीकरण की रोकथाम भी होती है।
फिर से करेंगे 4 उच्च कर्मचारी मनोबल। समन्वय द्वारा कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और जिसके परिणाम स्वरूप उनका मनोबल ऊंचा उठता है। कहने का मतलब कि समन्वय के फलस्वरूप ही जो कर्मचारियों का जो सेटिस्फेक्शन है वो कार्य के प्रति बढ़ता है और वो अपने कार्य में रुचि लेना उत्पन्न करते हैं और फिर से और जिसके परिणाम स्वरूप जो वर्कर्स जो संस्था में कार्य कर रहे होते हैं उनका मोटिवेशन का लेवल जो हाई होता है। उनमें आपसी ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्तिगत विरोध एवं गंदी राजनीति बहुत कुछ सीमा तक समाप्त होती है। कहने का मतलब इससे तालमेल बैठाए रखने से सभी को एकता में बनाए रखने से उनमें जो ईर्ष्या का भावना है, द्वेष और व्यक्तिगत जो विरोध है और करप्शन जैसा थी मामले जो वो एलिमिनेट हो आते हैं। उनमें पारस्परिक विश्वास एवं समझ बढ़ता है। उनमें जो है वो उनमें जो है वो ट्रस्ट का भावना बढ़ता है और उनमें आपसी में समझ में बहुत बढ़ती है। फलता यह अधिक लगन निष्ठा एवं परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अच्छे समन्वय के अच्छे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने भी रहते हैं। 5 है प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी। प्रबंध जो है वह अन्य कार्यों की कुंजी भी है। समन्वय प्रबंध के अन्य कार्यों की जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि कुंजी भी है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक नियोजन में अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसके विभिन्न तत्वों के समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक है। इसी प्रकार नियंत्रण की विभिन्न श्रेणियों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। कहने का मतलब है जितने भी जो प्रबंध के जो फंक्शन है उन सभी का जो कुंजी है वो समन्वय ही कहलाता है। समन्वय के आधार पर ही जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव किया सकता है और संस्था जो वह मार्केट के दौरान सक्सेसफुली रन कर सकती है। छठा पॉइंट है संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। समन्वय के थ्रू ही जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव किया सकता है। समन्वय प्रक्रिया व्यक्तिगत प्रयासों, समूह प्रयासों तथा कार्यविधियों में इस प्रकार में सामंजस्य स्थापित करती है जिससे संस्था का जो लक्ष्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है और समन्वय सभी को एक सूत्र में पिरोकर रखता है। समन्वय जो है वह समन्वय के थ्रू ही जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव करना इजीली हो जाता है और समन्वय जो है वो सभी को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग जरूर कमेंट में लिखकर बताइए कि मेरी राइटिंग आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।